स्वागत है। जो आज का हमारा टॉपिक है सरोकार का, वह है क्या अब महिलाओं की उम्र, जो महिलाओं की शादी की उम्र है उसे 18 से बढ़ाकर 21 कर देनी चाहिए। तो आज का हम लोगों का जो टॉपिक रहेगा, जिसके इर्द गिर्द हम लोग डिस्कशन करेंगे, वह यही रहेगा, क्या सरकार को महिलाओं की उम्र महिलाओं की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 कर देनी चाहिए। तो आज का हम लोगों का डिस्कशन कहीं ना कहीं इसी टॉपिक के इर्द गिर्द रहेगा। आखिरकार ये मुद्दा चर्चा में क्यों है, आखिरकार मैं इस टॉपिक को लेके आज आपके बीच में क्यों आया, कैसे आया, हम इसके बारे में पहले देख लेते हैं कि आखिरकार ये इश्यू इतना चर्चा में क्यों है। तो मैं अपने टॉपिक को आगे बढ़ाता हूं। तो हम देखते हैं सबसे पहले ये चर्चा में क्यों मैं इसको आपके बीच में लेके आया हूं इस विषय को। देखिए हुआ क्या था, पिछले वर्ष जून 2020 में सरकार ने एक टास्क फोर्स गठित किया था। टास्क फोर्स इसलिए था कि क्या अब महिलाओं की जो शादी की उम्र है 18 वर्ष है, अभी जो वर्तमान एज है 18 से बढ़ाकर क्या उसे अब 21 कर देना चाहिए, क्या ये सही समय है। तो इसी को लेके एक टास्क फोर्स गठित किया गया। उस टास्क फोर्स को, या मैं बोलूं एक कमेटी को, ये दिया गया कि आप अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें और इस पर अध्ययन करिए कि एज इसकी 21 होनी चाहिए बढ़कर शादी की उम्र या नहीं होनी चाहिए, और जो महिलाओं की कम एज पर शादी कर दी जाती है उसके समाज पर और उनके ऊपर क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं, देश की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या दुष्प्रभाव है, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में क्या दुष्प्रभाव है, उन शैक्षणिक क्या दुष्प्रभाव हैं, और उनकी मानसिक विकास पर क्या क्या बाधाएं आती हैं, कहां कहां दिक्कतें आती हैं। तो इसी को लेके एक कमेटी गठित की गई थी और उस कमेटी को इन पॉइंट्स के ऊपर अध्ययन करने के लिए कहा गया था। अब इस विषय में हुआ क्या है, तो हम वो सारी चीजें देखते हैं। तो चर्चा में क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि जून 2020 में एक टास्क फोर्स गठित किया गया था, एक टास्क फोर्स। और इस टास्क फोर्स से बोला गया कि आपको क्या करना है। और ये जो टास्क फोर्स था, ये जया जेटली महिलाएं हैं, इनको इसलिए भी शामिल किया गया क्योंकि कम से कम जब हम महिलाओं से संबंधित किसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं तो उसमें, उस कमेटी में या टास्क फोर्स में किसी महिला का होना अनिवार्य है। तो जया जेटली एवं वी.के. पॉल के निर्देशन में, तो इन लोगों के निर्देशन में एक टास्क फोर्स गठित किया गया था जून 2020 को। अब क्या हुआ है इस संबंध में, तो इस टास्क फोर्स ने हाल ही में 4 से 5 दिन पहले अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। और रिपोर्ट किसे प्रस्तुत की है, सरकार को, सरकार के मंत्रालय को प्रस्तुत की है। तो इन्होंने महिला एवं बाल कल्याण विकास मंत्रालय, और ये किसके अधीन है, ये मेनका गांधी जी के पास है, ये मंत्रालय मेनका गांधी। तो इन्होंने, मैं कहूं तो अपनी रिपोर्ट्स मेनका गांधी को सौंपी है। तो इसी मंत्रालय ने, इसने जो टास्क फोर्स है, इसने अपनी जो रिपोर्ट है वो मंत्रालय को या सरकार को, मैं कहूं तो, सौंपी है। अब इस संबंध में इस टास्क फोर्स ने अध्ययन करने के बाद क्या निर्णय दिया है, क्या कहा है, इन्होंने रिपोर्ट में क्या क्या सिफारिशें की हैं, क्या उम्र 18 से बढ़कर शादी की एज 21 होगी नहीं होगी, तो हम लोगों का ये चर्चा का विषय यही रहेगा।
सारी चीजों को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो मैं आगे बढ़ाता हूं और इसके बाद यहां तक चर्चा में क्यों है, इसके बाद हम आते हैं पृष्ठभूमि। देखिए, किसी भी टॉपिक को पूरी तरीके से समझने के लिए बहुत जरूरी है कि हम उसकी पहले पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड्स पर जाएं। और देखिए, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है महिलाओं की शादी का विषय, क्योंकि ये सीधे सीधे छात्रों के अध्ययन से ही नहीं बल्कि कहीं ना कहीं हमारे समाज से भी जुड़ा हुआ है, हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है। इसीलिए जरूरी है कि इस विषय को समाज भी देखे और समाज और प्लस उसके साथ साथ हमें अपने मानसिक विकास के लिए, सारी चीजों के लिए, अपनी जानकारी को एक आयाम देने के लिए भी बहुत जरूरी है कि हम ऐसे विषयों को लगातार आपके सामने प्रस्तुत करते रहें। तो इसी कड़ी में ये आज का विषय है। अब इसको मैं आगे बढ़ाता हूं। अब देखते हैं इसकी पृष्ठभूमि क्या है। पृष्ठभूमि, तो देखिए, समझने का प्रयास करिए। पृष्ठभूमि, इसका बैकग्राउंड क्या है, तो हम इसका बैकग्राउंड देखते हैं। देखिए, बैकग्राउंड क्या है। अब बैकग्राउंड का मतलब है ये चीजें कहां से स्टार्ट हुई हैं। देखिए, मैं आज से 300 से 400 साल पहले जाऊं तो भारत की स्थिति क्या थी, ये आपको भी पता है, भली भांति परिचित है कि भारत किसके हाथ में था, ब्रिटेन वासियों। और ब्रिटेन से पहले क्या था, यहाँ पे राजाओं का शासन था। अब जब राजाओं का शासन था, सारी चीजें थी, तो ये भारत देश में ही नहीं, सभी अन्य देशों में भी, बहुत सारे देशों में समय समय पे बहुत सारी सामाजिक कुरीतियां मौजूद रही हैं। शायद हो सकता है समय के हिसाब से लोग उन्हें आदर्श मानते हों, लेकिन वर्तमान में हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उन्हें कुरीतियां ही कहेंगे। तो जैसे भारत में भी बहुत सारी कुरीतियां मौजूद थी, उन्हीं कुरीतियों में से एक थी आपकी बाल विवाह। बाल विवाह समय समय पर काफी होते रहे हैं और उन्हीं में एक थी सती प्रथा भी थी। तो यहां होता क्या था, बाल विवाह के अंतर्गत आप देखेंगे तो बाल विवाह में ये होता था कि छोटी छोटी जो बच्चियां होती थी, 5 साल की है, 6 साल की है, 7 साल की है, इन बच्चियों की 10 साल तक शादी कर दी जाती थी। क्या ये सही है? आज के समय में आप देखेंगे तो आपको ये लगे कैसा समाज था आखिरकार ये, जहां छोटी छोटी बच्चियों की शादियां कर दी जाती थी। और ऐसे ही सती प्रथा भी एक हमारी समाज की कुरीति थी, जिसमें पति की मृत्यु होने के बाद उस महिला को पति के साथ ही उसका अंतिम संस्कार करा दिया जाता था। और होता क्या था, और ये कुप्रथा भी निकल के सामने आई, इसे भी समाप्त करा दिया गया था, सती प्रथा को भी करा दिया गया था। मैं बताऊंगा ये सारी चीजें। तो हुआ था क्या था, जब 1600 के बाद अंग्रेजों की सरकार आई, मैं कहूं औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार आई, तो उसने क्या किया, औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार ने यहां देखा कि समाज में तो यहां बहुत सारी कुरीतियां मौजूद हैं। जैसे सती प्रथा को भी उन्होंने देखा, तो सती प्रथा को भी ब्रिटिश जो सरकार थी हमारे यहाँ पे, औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार, उसी ने, तो उसके गवर्नर थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, उन्होंने इसे समाप्त भी करवाया था। मैं अपने टॉपिक के विषय में आता हूं, बाल विवाह। तो जब ये होते थे, क्योंकि अंग्रेजों के यहाँ पहले से एक संविधान कार्य करता था, सारी चीजें थी, वह लोगों के मूल अधिकार थे, सब कुछ था, अधिकार थे, उन्हें स्वतंत्रताएं थी, लेकिन भारत के संबंध में क्या ऐसा था? नहीं था बिल्कुल भी। तो जब अंग्रेजों के यही सारी चीजें उन्होंने देखा कि यहाँ तो बहुत सारी कुरीतियां हैं, और उन्हीं कुरीतियों में से एक नजर उनकी गई बाल विवाह पर। तो उन्होंने क्या किया, इसी संबंध में वो एक कानून लेकर आए। और कानून क्या था, अब हम आगे आते हैं। कानून था हम उन लोगों का लेके आए, सम्मत आयु 1891, सम्मत आयु 1891, कॉन्सेंट एज 1891। अब इसके अंतर्गत क्या था, इसी एक्ट के अंतर्गत, कॉन्सेंट एज 1891 के अंतर्गत सरकार ने यहां पे क्या किया, मैं इसको सरकार ही बोलूंगा, औपनिवेशिक सरकार बोल सकते हैं, लेकिन मैं बार बार वर्ड सरकार ही यूज करूंगा। तो औपनिवेशिक सरकार ने क्या किया, औपनिवेशिक सरकार ने यहां पर 10 से 12 वर्ष की लड़कियों, या मैं कहूं कन्याओं, लड़कियों के विवाह पर रोक लगा दी, विवाह पर रोक लगा दी। तो यहां पर क्या किया, यहां पर विवाह पर रोक लगा दी।
किसके अंतर्गत? कॉन्सेंट एज 1891 के अंतर्गत। अब ये चीजें धीमे धीमे बढ़ती गई समय के अनुसार, और फिर आगे जाके क्या हुआ, एक एक्ट और आया, मैं बताता हूं आपको, वो था रिस्ट्रेन चाइल्ड मैरिज एक्ट। रिस्ट्रेन चाइल्ड मैरिज एक्ट। और ये कब आया? ये 1929 में 1929 में आया, जिसे 1930 में लागू कर दिया गया था। तो 1929 में आया ये जो बिल था, और यही जिसने अधिनियम का रूप धारण किया 1929 में ये बिल था, और इसने जब कानून का जो रूप धारण किया था वो 1930 में, या मैं कहूं ये 1930 से लागू हुआ है। और इसको हम लोकप्रिय भाषा में, हो सकता है आपने सुना भी हो, इसी को हम शारदा अधिनियम या शारदा एक्ट के नाम से भी जानते हैं। शारदा एक्ट के नाम। इसमें क्या था शारदा अधिनियम में, मैं कहूं तो शारदा अधिनियम के अंतर्गत, ये शारदा अधिनियम था, ये महिलाओं से संबंधित था। तो इसके अंतर्गत क्या कहा गया कि देखिए, जो महिलाओं की अभी तक, क्योंकि बाल विवाह अभी भी काफी संख्या में हो रहे थे, और इसको भी ठीक ठाक समय हो चुका था, लगभग 40 साल गुजर चुके थे। तो इसी परिप्रेक्ष्य में फिर शारदा अधिनियम के अंतर्गत, जहां जो पहले बालिकाओं की आयु यहां पर कॉन्सेंट एज में हमने 10 से 12 वर्ष की थी, अब इसी को हमने क्या किया, 12 वर्ष से बढ़ाकर जो गर्ल्स की, जो लड़कियों की या बालिकाओं की जो शादी की उम्र थी, उसे हमने कितना कर दिया, 14 वर्ष। 14 वर्ष हमने 14 वर्ष कर दिया कि 14 वर्ष से कम की आयु पर कोई भी व्यक्ति लड़कियों की शादी नहीं कर सकता है। और यही हमने लड़कों के, बॉयज में क्या किया, बॉयज में हमने इस उम्र को 18 वर्ष कर दिया। कितना कर दिया, 18 वर्ष कर दिया। अब क्या हुआ, धीमे धीमे चीजें बढ़ती गई। आपको पता है भारत जब आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 के बाद, फिर 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू हुआ। उसके बाद जब सत्ता हस्तांतरित हो गई, सत्ता मैं कहूं तो भारतवासियों के पास सरकार आ गई, तो उसके बाद क्या किया, क्योंकि इसमें सुधार होना फिर भी जरूरी था, तो इसी सुधार को लेके हमने क्या किया, इसी कड़ी में हमने, मैं इसी जगह आ जाता हूं, इसको आप उतार लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, हम इसके आगे फिर हमने एक और सुधार किया। सुधार ये किया कि चाइल्ड प्रोहिबिशन चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। तो भारत सरकार बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 लेकर आई। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 लेकर आई। और इसके माध्यम से क्या किया गया, इसके माध्यम से जो अभी तक शारदा एक्ट के अंतर्गत जो महिलाओं की उम्र शादी को लेकर कितनी थी, 14 वर्ष, और लड़कों की कितनी थी, 18 वर्ष, तो उसे क्या किया गया, जो अभी तक लड़कियों की 14 वर्ष, उसे 14 से बढ़ाकर इसे 18 वर्ष कर दिया गया। और यहीं पर जो लड़कों की आयु वहां पर 18 वर्ष थी, उसे बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया। ये किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ, प्रोहिबिशन चाइल्ड मैरिज एक्ट, या मैं कहूं बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत ये सारी चीजें कर दी गई हैं। अब इससे सारे आगे क्या हुआ वो हम देख लेते हैं। देखिए, अब ये तो होता है एक बैकग्राउंड, ये है बैकग्राउंड है हम लोगों का। अब बैकग्राउंड से आगे में हम देखते हैं कि आखिरकार जो रिपोर्ट थी, जिसके लिए टास्क फोर्स बना था,
अभी हमने देखा पहले कि बाकायदा एक टास्क फोर्स बना था 2020 में। आखिरकार उस टास्क फोर्स ने अपनी क्या सिफारिशें दी हैं इस संबंध में, उनको देख लेते हैं। आखिरकार उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए, टास्क फोर्स की सिफारिशें तो इस संबंध में क्या सिफारिशें हैं, क्या है, ये सारी चीजें हम लोग यहां पर, तो इस संबंध में आखिरकार जो टास्क फोर्स गठित किया गया था उसने क्या कहा है। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट देखिए, बड़ी आसान भाषा में हम लोग समझेंगे। इसमें क्या है, ये जो टास्क फोर्स ने जो अध्ययन किया है वो 50 से अधिक देशों पर अध्ययन आधारित है। तो ध्यान रखिएगा, ये केवल भारत ही नहीं बल्कि 50 और देशों पर भी इस टास्क फोर्स ने बाकायदा अध्ययन किया है। और ये 50 देश कौन से हैं? कुछ कम आय वाले देश हैं, कम आय वाले, और कुछ मध्यम आय वाले देश हैं, मध्यम आय वाले। तो 50 से अधिक देश हैं, इन पर अध्ययन किया है हमने इस टास्क फोर्स ने। और इस टास्क फोर्स ने क्या पाया है, अब हम ये सारी चीजें देख लेते हैं। तो एक तो इस टास्क फोर्स ने अध्ययन करने के बाद, जब अध्ययन किया तो उन्होंने बहुत सारी चीजें पाई। तो चीजें ये थी कि कहीं ना कहीं महिलाओं की जो टास्क फोर्स में सिफारिशें की गई है, ये कि कम उम्र में शादी होने से, महिलाओं की कम उम्र में शादी होती है तो महिलाओं को बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी इश्यूज होते हैं। कौन से? महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, परेशानियों का सामना। अब है क्या इस संबंध में कि देखिए, महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं इसे आगे जाके ठीक ठाक आपको आगे जाके इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं। अभी हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि रिपोर्ट में क्या सिफारिशें की हुई हैं, फिर हम देखेंगे कि उसके लाभ क्या हैं, आखिरकार ये लागू हो गया तो उसके लाभ क्या है, हानियां क्या हैं, और में एक निष्कर्ष क्या निकल के आता है। ओवरऑल हम पढ़ने के बाद उस पर क्रक्स हम लोगों का क्या निकल के आता है, वो सारी चीजें देखेंगे। इसके बाद क्या होगा, देखिए इसके बाद और इस आयोग ने और क्या सिफारिश की है। तो एक इस आयोग ने जो टास्क फोर्स था, मैं टास्क फोर्स कहूं तो इस टास्क फोर्स ने बाकायदा कहा है कि जो महिलाओं की आयु शादी की है, किसके, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधित बहुत सारी महिलाओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसीलिए जो महिलाओं की आयु अभी शादी की 18 वर्ष है उसे 18 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर देना चाहिए, 21 वर्ष। इसमें इस टास्क फोर्स ने एक सिफारिश ये भी की है। यही कारण है कि ये मुद्दा चर्चा में आ गया है। ठीक है कि नहीं, यहां तक समझ में आया। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। देखिए 2017 में कर्नाटक सरकार ने एक बिल पारित किया था। बिल क्या था मैं कहूं तो 2017 में सरकार ने किसके संदर्भ में, बाल विवाह निषेध अधिनियम, ये किसने पारित किया था, ये कर्नाटक सरकार ने पारित किया था, कर्नाटक सरकार ने इस संबंध में। ठीक है, मैं थोड़ा इसकी भी जिक्र कर लेता हूं कि आखिरकार हमारी राज्य सरकारों ने किया गया इसी संबंध में, क्योंकि ये चीजें भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है यहाँ पे के एग्जाम्स के लिए। देखिए, और कहीं ना कहीं आपके इस टॉपिक को समुचित तरीके से समझने के लिए, ठीक तरीके से समझने के लिए ये सारी चीजें भी बहुत जरूरी है। तो इसके अंतर्गत क्या कहा गया, इसके अंतर्गत ये था कि जो भी बाल विवाह होंगे, यानी कि उस राज्य के परिप्रेक्ष्य में कर्नाटक सरकार ने अपने राज्य के लिए कि जो भी बाल विवाह हुए हैं, और बाल विवाह तो आप जानते ही हैं, बाल विवाह का तात्पर्य है कि जो भी 18 वर्ष की कम आयु, यानी मान लीजिए किसी लड़की की उम्र 18 से कम है और लड़के की 20 है, तो क्या है वो बाल विवाह है। तो यदि किसी लड़की का
लड़की या कन्या का विवाह 18 से कम एज की उम्र पे हुआ है, बाल विवाह हुआ है, तो उसे एब इनिशियो, क्या एब इनिशियो, एब इनिशियो एक टर्म है ये, एब इनिशियो घोषित कर दिया जाएगा। अब एब इनिशियो का तात्पर्य क्या है, देखिए अब देख लेते हैं। एब इनिशियो का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि उसे अवैध घोषित कर दिया जाएगा। इस शब्द का तात्पर्य है इसे क्या घोषित कर दिया जाएगा, अवैध। तो कहीं ना कहीं कर्नाटक सरकार ने भी एक कार्य किया, किसके में, महिलाओं के हित में, कि कहीं ना कहीं यदि कहीं भी बाल विवाह होगा तो उसे सरकार तुरंत ही क्या घोषित कर देगी, एब इनिशियो घोषित कर देगी। ये किसने किया है, कर्नाटक सरकार ने। तो ये है रिपोर्ट की सिफारिशें सारी। अब देख लेते हैं आखिरकार, मान लीजिए महिलाओं की उम्र कल को 21 वर्ष होती है, मान लीजिए शादी की उम्र महिलाओं की कितनी हो जाए, 21 वर्ष। आखिरकार अब 21 वर्ष होने पर आखिरकार क्या हमें लाभ हो सकते हैं, महिलाओं को क्या क्या लाभ होंगे, तो हम उन्हीं चीजों पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए अब देखते हैं आखिरकार लाभ क्या है। लाभ तो ध्यान दीजिएगा, देखिए पहला लाभ तो हम देखते हैं आखिरकार स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव रहेगा। मैंने अभी आपको वहां चर्चा भी की थी कि महिलाओं के स्वास्थ्य पर बहुत सारी गंभीर समस्याएं आती हैं, कम एज पर शादी होती है तो बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी होती हैं महिलाओं को। तो आखिरकार हम एक एक पॉइंट से देख लेते हैं कि स्वास्थ्य पर क्या, तो उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव, स्वास्थ्य पर प्रभाव। देखिए स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव है, देखिए महिलाओं की जब कम उम्र में शादी होती है तो होता क्या है, जब कम उम्र में शादी होगी तो महिलाएं परिपक्व होंगी या अपरिपक्व, बिल्कुल अपरिपक्व होंगी। महिलाओं में मैच्योरिटी, क्योंकि शादी महिलाएं ही नहीं है, वो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, वो तो बच्चियां एकदम मैच्योर नहीं होती हैं, परिपक्व नहीं होती हैं। तो इस स्थिति में जब वो अपरिपक्व होती हैं तो होता क्या है, क्योंकि अपने स्वास्थ्य के प्रति इतनी जागरूक नहीं होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। और जब किसी महिला की शादी मान लीजिए 10 या 12 या 14 वर्ष पे की जा रही है, इसका मतलब वो बच्ची है, और जब बच्ची है तो एक चीज और निकल के आती है, क्या वो शिक्षित होगी, तो शायद वो शिक्षित भी नहीं होगी। जब शिक्षित नहीं है तो वो अपने क्या स्वास्थ्य को लेके जागरूक होगी, नहीं होगी स्वास्थ्य को लेके जागरूक। यही कारण है कि न उसके अंदर मैच्योरिटी भी इतनी नहीं होती है जो एक, मैं कहूं तो 21 वर्ष की या 18 वर्ष की लड़की के अंदर मैच्योरिटी होगी। हालांकि मैं कहूं कि 18 वर्ष की लड़की मैच्योर होगी तो ये एक बड़ा हास्यास्पद शब्द है, नहीं होगी बिल्कुल भी। कम से कम एक ठीक ठाक मैच्योरिटी के लिए व्यक्ति का 18 वर्ष का होना, 21 वर्ष का होना अनिवार्य है। 21 वर्ष के बाद कहीं ना कहीं मैच्योरिटी आना स्टार्ट होती है। तो 18 वर्ष पे कहे हम कि परिपक्व हो गई, ये भी हास्यास्पद विषय ही है ये। तो होगा क्या, स्वास्थ्य पर उनके क्या प्रभाव पड़ेगा इससे, तो देखिए हम स्वास्थ्य पर जब वो अपरिपक्व होती हैं तो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेशियो, तो हम कहें तो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेशियो क्या होता है, देखिए तो इसका जो CMR है, क्योंकि मैं कहूं तो शिशु मृत्यु दर, हम हिंदी में इसको बोल सकते हैं शिशु मृत्यु दर, और वैसे CMR भी बोल सकते हैं। तो इसका उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो देखिए जब ये बच्चियां हैं इनको इतनी मैच्योर नहीं होती हैं, तो जो शिशु मृत्यु दर है वो आप बताइए जब मैच्योर नहीं होंगी तो बढ़ेगा या घटेगा शिशु मृत्यु दर। यानी छोटे छोटे प्रसव के दौरान डिलीवरी होती है उनकी, तो मान लीजिए डिलीवरी होने पर मृत्यु का सीधी सीधी बात है रेट बढ़ जाएगा। लेकिन यदि इस एक्ट को मान लिया किसी अधिनियम के माध्यम से, संविधान में संशोधन के माध्यम से महिलाओं की उम्र जो अभी तक 2006 के अनुसार 18 वर्ष है उसे 21 वर्ष किया जाता है, तो क्या इस शिशु मृत्यु दर में कमी नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। तो पहला तो हम लोगों के लिए या हम कहें महिलाओं के लिए फायदा ये है कि शिशु मृत्यु दर में कमी आएगी स्वास्थ्य। और क्या होगा, तो दूसरा फायदा ये है कि मातृत्व मृत्यु दर में भी कमी आएगी। तो मातृत्व मोर्टेलिटी रेट में भी कमी आएगी कहीं ना कहीं, क्योंकि होता क्या है
महिलाओं की भी मृत्यु हो जाती है। तो होगा क्या, जब हम ये महिलाएं मैच्योर होंगी, परिपक्व होंगी और स्वास्थ्य को लेके जागरूक भी होंगी, तो कहीं ना कहीं ये जो मातृत्व मृत्यु दर है ये भी कम होगा। और क्या होगा, और क्या इसका फायदा है, और एक और फायदा है इसका। देखिए होता क्या है, आपको पता ही है, हमारी जो माताएं हैं, बहनें हैं, होता क्या है, मेंस्ट्रुअल ब्लड, मेंस्ट्रुअल ब्लड, जिसको हम मासिक धर्म बोलते हैं, मासिक धर्म। देखिए विस्तार से चर्चा हम अपनी बायोलॉजी की क्लास में करेंगे, लेकिन जो जितना जरूरी है समझने के लिए, देखिए लोग, ये एक ऐसा विषय है मासिक धर्म जिसको बड़ा समाज में एक गलत नजरिए से देखा जाता है कि नहीं, जबकि बताइए ये महिलाओं के अंदर कोई बुराई नहीं है, बल्कि ये अच्छाई है, क्योंकि ये ही नहीं होता, मासिक धर्म नहीं होता तो क्या हम और आप सभी होते? नहीं होते। तो ध्यान रखना है, ये बुराई नहीं है, क्योंकि होता क्या है, मेंस्ट्रुअल ब्लड पीरियड के दौरान होता ये है, मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता है बहुत सारी जगहों पर। ऐसा गलत है कि नहीं? ये सब गलत है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए ये, बल्कि इनकी बुराई नहीं है, बल्कि ये अच्छाई है। यदि ये सब नहीं होता तो हम आप यहाँ नहीं होते, ध्यान रखना है। न इस देश में एपीजे अब्दुल कलाम होते, न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते। तो ये कोई, हम देखें, ये महिलाओं का कोई अवगुण नहीं है, बल्कि ये महिलाओं का एक गुण है, जिसके कारण मैं और आप सब यहाँ पर हैं, ध्यान रखना है हमें। तो है क्या, अब इस मेंस्ट्रुअल ब्लड के कारण जब ये सारी चीजें होती हैं तो महिलाओं में ब्लड की कमी हो जाती है। किसकी? बेसिकली ब्लड की कमी नहीं होती है, वो होती है आयरन की कमी। किसकी कमी होती है? आयरन की कमी होती है। तो महिलाओं के अंतर्गत आयरन की कमी हो जाती है। अब आयरन की कमी होती है, आयरन की कमी, और आयरन की ही कमी से हम लोग, इनके अंदर क्या, किसकी कमी हो जाती है? ब्लड की। क्योंकि हमें पता है जो हमारा ब्लड बनता है, ब्लड का जो कंपोजिशन है वो है आयरन, आयरन प्लस हीमोग्लोबिन। क्या है? हीमोग्लोबिन। बेसिकली एक प्रोटीन है, ठीक है, हीमो, ध्यान रखना है। तो हीमोग्लोबिन, अब होगा क्या, अब मान लीजिए जब आयरन और हीमोग्लोबिन मिलके क्या बन जाता है? ब्लड बनता है। जब महिलाओं के अंदर, क्योंकि हीमो का तात्पर्य ही क्या होता है? आयरन, आयरन प्लस ग्लोबिन इज इक्वल टू बन जाता है क्या? ब्लड बन जाता है, क्योंकि हीमो का तात्पर्य ही आयरन है। तो जब महिलाओं में आयरन की कमी हो जाती है तो होता यह है कि आयरन की कमी से ही सीधा तात्पर्य यह है कि उनके अंदर ब्लड की कमी हो जाती है। जब ये ब्लड की कमी होती है तो एक बीमारी है जो हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं अनीमिया, अनीमिया, ठीक है। तो इनको क्या हो जाता है? अनीमिया। अब ये मान लीजिए जब महिला जागरूक होगी, समझदार होगी, 21 वर्ष की होगी, तो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी होगी वो पूरी तरीके से। तो इस स्थिति में कर क्या सकती है? तो मार्केट से आराम से आयरन की टैबलेट्स मिलती हैं, तो उस स्थिति में वो आयरन की टैबलेट्स ले सकती है। तो क्या ये सारी समस्याएं निकल के आएंगी? क्या उसे अनीमिया होगा? नहीं होगा। तो इस स्थिति में एक और ये है कि जो अनीमिया हो जाता है महिलाओं को, वो नहीं होगा, या मैं कहूं तो बहुत कम होगा, नगण्य मात्रा में होगा। ये है। प्लस होता क्या है, महिलाएं डायरिया से भी पीड़ित हो जाती हैं। किससे? डायरिया। कहीं ना कहीं मैं बोलूं तो महिलाएं डायरिया से भी पीड़ित हो जाती हैं। डायरिया, डायरिया, इसको हम लोग, मैं कहूं डेसेंट्री भी बोल सकते हो, जिसको आप दस्त बोलते हैं। इससे संबंधित ये भी महिलाएं पीड़ित हो जाती हैं इस संबंधी, क्योंकि बहुत सारी चीजें। ये डायरिया किससे होता है? क्योंकि हमें पता है डायरिया होता है कहीं ना कहीं हमारे खान पान को लेके, या फिर मैं कहूं शारीरिक स्वच्छता को लेके। क्योंकि जब जो महिलाएं हैं कम उम्र में शादी, 14, 15 या 16 या 17, 18 साल की एज पर उनकी शादी हो रही है, तो इतनी ज्यादा वो अपने स्वास्थ्य की, या मैं कहूं शरीर की स्वच्छता के प्रति इतनी जागरूक नहीं होती हैं कि उनको बार बार हाथ धोने चाहिए, ये सारी चीजें करनी चाहिए। तो इसको लेके जब वो जागरूक नहीं होती हैं तो उन्हीं बच्चियों में क्या हो जाता है? डायरिया हो जाता है। जब महिला एक मैच्योर होगी, शादी 21 वर्ष पे होने लग जाएगी, तो क्या ये संबंधित डायरिया संबंधित बीमारियां, या जो डायरिया है ये ऑटोमेटिक, आपको पता है क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो एक जो सबसे बड़ा फायदा है, और इस रिपोर्ट में
यही मेन पॉइंट है। 21 वर्ष करने का जो महिलाओं का, और भी कुछ मेन पॉइंट्स उसमें डाले हुए हैं, लेकिन मेन पॉइंट यही है। इसीलिए महिलाओं की जो शादी की उम्र है उसको कितना कर देना चाहिए, कहीं की कितना कर देना चाहिए, 21 वर्ष कर देना चाहिए। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि आपको ये भली भांति समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए और क्या होगा इसके बाद, महिलाओं की कहीं ना कहीं शादी को लेकर सामाजिक प्रभाव क्या होगा, सामाजिक देख लेते हैं। इसका लाभ है एक सामाजिक प्रभाव, देखते हैं सामाजिक प्रभाव। तो देखिए सामाजिक प्रभाव, आखिरकार इसके समाज पे क्या प्रभाव है, सामाजिक प्रभाव। अब देखिए विचार करिए। देखिए अब मान लीजिए अभी तक जिस महिला की शादी 14 या 15 साल पे हो रही थी, अब होगा क्या उससे, 14 या 15 साल पे हो रही थी महिलाओं को, उस दौरान ही उन बच्चियों को, अब 14 साल की है तो हो सकता है वो 10th क्लास में या 11th क्लास में पढ़ रही होगी, और जैसे ही उसकी शादी होगी 10th क्लास या, तो अबे उसको जो स्कूली शिक्षा है अपनी या स्कूल है उसको वो छोड़ना पड़ेगा। और हो सकता है 10+2 कर चुकी हैं तो हो सकता है अपना, या 18 की हो गई है तो 18 की उम्र मुझे लगता है 10+2 ही कर पाएंगी। तो जब 10+2 अपना कर लिया होगा तो आगे की शिक्षा होता क्या है, उन्हें स्कूल बीच में ही छोड़ना पड़ता है। तो बहुत सारी दिक्कत कहां आती है कि जो शिक्षा का स्तर है उसमें भी कमी आती है। यही कारण है, आप अभी की जो फिलहाल के वर्तमान के रेशियो देखोगे, प्रेजेंट का रेशियो देखोगे, तो प्रेजेंट में जो इंडिया का एजुकेशन परसेंट है लगभग वो है, महिला पुरुषों का है 82% और महिलाओं का कितना है, महिलाओं का है केवल 65%। तो देखिए इसमें भी कितना अंतर है, लगभग मान लीजिए इसमें भी लगभग 17% का अंतर है। तो ये सारी, और मैं गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा में भी आ जाऊंगा तो हो सकता है ये 65% जो विमेन है उनका जो स्तर हो जाए, क्योंकि जो सरकार है वो पढ़ा लिखा किसको मानती है, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति जिसने अपना अच्छी तरीके से सिग्नेचर कर लेता है और नाम वगैरह लिख लेता है, उसको क्या मान लेती है कि वो पढ़ा लिखा है, या हो सकता है कोई 2 तक ही पढ़ी हो कोई महिला, कोई 3 तक ही पढ़ी हो, अपना नाम लिख लेती है, उसको क्या मान लेते हैं, एजुकेटेड मान लेते हैं। तो सरकार तो इस आधार पे आंकड़े जारी करती है, जो स्टैटिक हमारा कमीशन है, सांख्यिकी आयोग है, वो सारी चीजें जारी करता है ये। तो होता क्या है, मान लीजिए मैं कहूं गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा भी इसमें कितनी होगी, तो गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा का जो परसेंट निकल के अधिकतम आएगा, मैं मानता हूं 15 से 16% केवल। और इसमें भी मैं कहूं कि 15 से 16% में ऐसी कितनी महिला हैं जिनके पास जो आर्थिक रूप से एकदम स्वतंत्र हैं या आर्थिक रूप से किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, आर्थिक रूप, तो इसमें भी निकल के ज्यादा से ज्यादा आएगा 5 से 10% केवल। ये 10 भी ज्यादा है, 5 से 8% निकल के आएगा। तो होता क्या है, कहीं ना कहीं जो महिलाओं की जो शिक्षा है वो किसमें कन्वर्ट नहीं हो पाती है, उनकी आर्थिक स्वतंत्रता में। तो पहला तो यही होगा कि जब महिलाओं की उम्र, शादी की उम्र 21 हो जाएगी तो उनकी जो गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा है उसमें सुधार होगा। तो मैं कहूं तो कम से कम उसको, उनको स्कूल, तो शिक्षा के स्तर में वृद्धि होगी, शिक्षा के स्तर में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो उनका जो शिक्षा का स्तर है वो अब बढ़ जाएगा। और क्या होगा, जब यही महिलाएं अब शादी 21 की उम्र में होने लगेगी तो अभी तक इनकी एजुकेशन जो कहीं ना कहीं आर्थिक निर्भरता में कन्वर्ट नहीं हो पा रही थी, या मैं कहूं उनकी नौकरी नहीं लग पा रही थी, तो अब क्या होगा, यही महिलाएं जब बीएड कर लेंगी, बीएड करके हो सकता है कहीं सरकारी टीचर हो जाएंगी, तो आर्थिक रूप से निर्भर रहेंगी, या टीचर ही क्यों हो सकता है और भी कहीं स्वतंत्र, कहीं कोई मान लीजिए किसी महिला का पुलिस में चयन हो गया, कोई सब इंस्पेक्टर हो गई, कोई कांस्टेबल हो गई, तो आर्थिक रूप से जब इनकी शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा होगा या किसी प्राइवेट क्षेत्र में चली गई, तो कम से कम होगा ये कि इनके जब शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा होगा तो अब यही इनकी शिक्षा का स्तर अच्छा होगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आर्थिक निर्भरता में। किसमें कम, तो आर्थिक निर्भर रहेंगी, ये आर्थिक निर्भर रहेंगी, यही महिलाएं क्या रहेंगी, आर्थिक निर्भर। तो आर्थिक निर्भरता में क्या होगा, वृद्धि हो जाएगी, आर्थिक निर्भरता में वृद्धि होगी। और क्या प्रभाव पड़ेगा इसमें, और आर्थिक रूप से जब ये महिलाएं निर्भर होंगी, जब अपने पतियों पर कहीं ना कहीं ये निर्भर नहीं रहेंगी, तो होगा क्या, एक तो परिवार की आय में वृद्धि होगी, क्योंकि जब उधर अभी तक होता गया था केवल पुरुष ही कमा रहा है, अब महिला भी कमाएगी, तो जो परिवार की आय है उसमें वृद्धि होगी कि नहीं, समान। तो परिवार की आय में वृद्धि, परिवार
की जो आय है अभी तक उसमें वृद्धि हो जाएगी। और क्या होगा इसका प्रभाव, और इसका प्रभाव एक और निकल के आएगा कि अब महिला जब स्वतंत्र होगी, जब अपने पति के ऊपर निर्भर नहीं रहेगी, तो होता क्या है भारतीय समाज में आज भी महिलाओं को हम देखेंगे तो बहुत सारी महिलाएं जिनके पति मान लीजिए शराब पीते हैं और आके वही महिलाएं आके पीटता है, ये सारी चीजें वो हैं, तो घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं। और घरेलू हिंसा का शिकार उन्हें क्यों होना पड़ता है, क्योंकि वो आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं सक्षम नहीं है। और जब आर्थिक रूप से वही महिलाएं सक्षम नहीं होती हैं तो होता क्या है, उनका पति जैसा भी है, क्या मानती है, क्योंकि भारतीय समाज कहता है, आपके हमारे घर में भी ये मैं कहता हूं ये बहुत बड़ी समस्या है कि जैसा भी है देवता है। अरे काय का देवता भाई, क्यों हम उसे क्यों नहीं छोड़ सकते। तो कम से कम जब महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगी एकदम, तो जब मान लीजिए उन्हें लगता है कि उन्हें पति पसंद नहीं है या ये मारता पीटता है, तो उस स्थिति में कम से कम वो अपने परिवार को, जो अपना पति है उसको छोड़ सकती हैं। वैसे वो महिलाएं छोड़ नहीं पाती हैं, क्योंकि जब कम शिक्षित होती हैं, परिवार की कोई आय, उनकी खुद की कोई आय नहीं होती, तो उन्हें कम से कम ये ज्यादा फिक्र होती है कि यदि मैं इस व्यक्ति से, इस पीस से अलग हो जाऊंगी तो मैं ये मेरे जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनका मैं पालन पोषण या भरण पोषण कैसे करूंगी। यही कारण है कि भारत में आज भी महिलाओं को अपने पति के साथ रहने को मजबूर हैं, चाहे ये मान लो मैं समाज के डर से, चाहे उनकी आर्थिक, समाज का डर तो बाद में आएगा या है ही है, वो तो एक बड़ी बात, लेकिन मैं सबसे पहले कहूंगा आर्थिक रूप से वो निर्भर नहीं है। यदि उनकी शिक्षा बहुत अच्छी होगी तो देखिएगा आप ऑटोमेटिक जो घरेलू हिंसा के मामले हैं कम हो जाएंगे, क्योंकि जब वो आर्थिक निर्भर हो जाएगी तो फिर उसको घास नहीं डालेगी। फिर उसको घास क्यों डालेगी, क्योंकि अभी तक तो उसको इसलिए भी डालनी पड़ती है क्योंकि वो कमा नहीं रही है। तो होगा क्या, जो घरेलू हिंसा के मामले हैं, ऐसे जो भी महिलाओं के जो अपराध के मामले हैं जो महिलाओं के खिलाफ होते हैं, उनमें कमी आएगी। तो मैं कहूं शादी के बाद महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों में क्या आएगी, कमी आएगी, अपराधों में कमी आएगी। तो ये भी होगा, ठीक है। तो इसी में घरेलू हिंसा सारी चीजें आ जाएंगी, ये होगा। तो इतने सारे प्रभाव होंगे, सारी चीजें, ठीक है। और क्या होगा, आर्थिक निर्भरता, परिवार की तो आय बढ़ गई कहीं ना कहीं। अब एक चीज, जब परिवार की आय बढ़ेगी, हमें पता है इस देश की आय कैसे बढ़ती है, जब एक व्यक्ति की आय, आपको भी पता है इस देश की जो भी जीडीपी है या देश में योगदान महिलाओं का 50% है, 50% पुरुष हैं और 50% महिलाएं हैं। जब महिलाएं भी कमाएंगी पुरुषों के साथ साथ पुरुष भी, उधर महिलाएं भी, क्योंकि हमें पता है दोनों इक्वल हैं। जब ये सारी चीजें होंगी तो देश की जो आय है उसमें वृद्धि होगी कि नहीं। जब देश की आय में वृद्धि होगी तो देश का जो आर्थिक विकास है उसमें भी वृद्धि होगी। देश की जीडीपी है वो बढ़ेगी या घटेगी, तो देश की जीडीपी बढ़ जाएगी। देश की या देश का जो ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट, उसमें भी कहीं ना कहीं वृद्धि होगी, ग्रोथ रेट बढ़ेगा। जब ये ग्रोथ रेट बढ़ेगा, सारी चीजें होंगी तो जीडीपी बढ़ेगी, सारी चीजें, तो कहीं ना कहीं जीडीपी भी बढ़ेगी, ठीक है कि नहीं, जीडीपी बढ़ेगी, ये सारी चीजें बढ़ेंगी कहीं ना कहीं। तो सामाजिक प्रभाव ये हो सकते हैं। यही कारण है कि अब समय आ गया है, ये चीजें कहीं ना कहीं समाज को भी स्वीकार करना चाहिए कि नहीं, अब ये समय आ चुका है कि महिलाओं की जो शादी की उम्र है वो 21 होना चाहिए। मैं तो इसका बिल्कुल पक्षधर हूं कि महिलाओं की शादी 21 वर्ष, और बल्कि उनके ऊपर ये भी स्वतंत्रता हो उनको कि 21 ही क्यों, 21 तो न्यूनतम सरकार करने जा रही है कि 21 से पहले कोई नहीं कर सकता है, और 21 के बाद ही क्यों। तो ये सारी चीजें होंगी, क्योंकि इससे होने से नुकसान भी बहुत ज्यादा है, ठीक है कि नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारे सामाजिक और आर्थिक प्रभाव हो गए, ठीक, स्वास्थ्य हो गया, सामाजिक प्रभाव हो गया, आर्थिक प्रभाव हो गया, और इसके बाद आते हैं हम लोग आखिरकार, ये सारी चीजें समानता में वृद्धि होगी, लैंगिक समानता। तो इस और एक और आता है लैंगिक समानता, लैंगिक समानता में वृद्धि होगी,
लैंगिक समानता का मतलब समझ रहे हैं आप? देखिए, हमें पता है भारत एक ऐसा समाज है, आज भी है, पितृसत्तात्मक समाज, जहां महिलाओं को और पुरुष को बराबर क्या इक्वल जीने का अधिकार है? नहीं। ये बातें अलग हैं कि हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं समाज के आगे या दूसरे लोगों के आगे, लेकिन क्या सच में हम महिलाओं को बराबर के हक दे पाते हैं जो पुरुषों को हैं? शायद नहीं। तो जब महिलाओं की शिक्षा बहुत अच्छी होगी, शादी उनकी 21 वर्ष में होगी, सारी चीजें होंगी, वो खुद में इंडिपेंडेंट होंगी, तो सीधे सीधे लैंगिक समानता में क्या वृद्धि नहीं होगी? तो ध्यान रखना है, ऑटोमेटिक लैंगिक समानता में वृद्धि हो जाएगी। तो एक बहुत बड़ा कारण मैं इसको मानूंगा, ये तो बहुत जरूरी है लैंगिक समानता। एक सारे समाज के विकास में, चाहे देश के विकास में जरूरी है कि महिलाओं को भी, क्योंकि महिलाएं हमारे आर्थिक जो देश है, देश की जीडीपी में आधी की भागीदार हैं, इस देश की डेमोग्राफिक डिविडेंड में हम भी आधे की भागीदार हैं, तो क्यों ना वो हर चीज में इक्वल हो, ठीक है कि नहीं? तो बिल्कुल इक्वल होना भी चाहिए। तो एक लैंगिक समानता बढ़ेगी, लैंगिक समानताएं बढ़ेंगी तो धीमे धीमे और भी बहुत सारे कारक बढ़ेंगे। और इसके बाद एक और फायदा क्या होगा इसका, एक और हम बेनिफिट देखें तो एक और बेनिफिट ये होगा कि जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होते हैं, जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होते हैं, उनमें कमी आ जाएगी। मान लीजिए अब एक महिला, किसी महिला की शादी केवल 10 से 12 वर्ष से 16 साल तक की जा रही है, तो क्या उसके साथ वो लैंगिक दुर्व्यवहार नहीं है? बिल्कुल है। तो कहीं ना कहीं जो दुर्व्यवहार होंगे, जो महिलाओं के साथ होने वाले दुर्व्यवहारों में कमी, और मैंने पहले भी बताया वो दुर्व्यवहार, घरेलू हिंसा क्या है? दुर्व्यवहार ही है। तो महिलाओं के साथ होने वाले दुर्व्यवहारों में कमी, कमी आएगी। और क्या होगा? तो ध्यान रखना, ऑटोमेटिक क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी, ठीक है? तो और इसमें जब कमी आएगी तो बाकी सारी चीजों में वृद्धि आ जाएगी। अब देखते हैं आखिरकार, देखो हर चीज के कुछ प्रॉफिट हैं तो हानियां तो होंगी। अब इसकी हानियां क्या हैं ये देख लेते हैं। देखिए आखिरकार इसकी हानियां क्या हैं वो देख लेते हैं कि महिलाओं की हानियां। देखिए एक पर नजर डालते हैं तो हानियों में एक जो मुद्दा निकल के आता है वो ये है सामाजिक मान्यताएं। क्या समाज इसे स्वीकार करेगा? तो देखिए जब भी कोई नया सुधार हुआ है तो समाज, ये तो दिक्कतें आती ही हैं। 2006 में भी ये दिक्कतें आई होंगी और ये दिक्कतें 1929-30 के आसपास भी आई होंगी, ये दिक्कतें 1891 के आसपास भी आई होंगी। तो मेरे हिसाब से ये इतनी बड़ी बात नहीं है। इस संबंध में सरकार को, लोगों को जागरूक करने की ज्यादा आवश्यकता है। जो एक और समस्या आ सकती है, जो हानि, मेरे हिसाब से ये मेन पॉइंट है हानियों में, कि यहां ज्यादा दिक्कत हो सकती है। यहां है क्या, ये एक सम्मति आयु, अभी जो सहमति की आयु है, चाहे वो सेक्स को लेके दो लोगों के बीच सहमति की हो या और सारी चीजें, जो भी सहमति की आयु है जो अभी है वो है 18 वर्ष, वर्सेस अभी जो शादी की उम्र हो जाएगी महिलाओं की वो कितनी हो जाएगी? 21 वर्ष। तो यहां पर टकराव हमें देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पर विचार करने की जरूरत है। मेरे हिसाब से इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। हो सकता है यहाँ पे टकराव हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक और मैं देखूं, हम लोग थोड़ा सा पीछे जाएं तो यही चीज एक बार और भी हो गई है। हुआ ये था एक्चुअल में, जब 2006 में सरकार ने बाल विवाह निषेध अधिनियम को लाकर 2006 में किया ये था कि जो महिलाओं की शादी की उम्र है उसे 18 वर्ष कर दिया गया था, 18 वर्ष हो गई थी। और किंतु हमारी जो आईपीसी की धाराएं हैं, आईपीसी की धारा, तो हमारी जो आईपीसी की धारा 375 है, 375 इंडियन पीनल कोड, जो अपना क्रिमिनल लॉ है, क्रिमिनल लॉ की जो आईपीसी सेक्शन 375 है, वो ये 2017 में संज्ञान में आया, किसके? सुप्रीम कोर्ट ने। तो उस चीज को किसने सुधारा? सुप्रीम कोर्ट ने। तो हो क्या रहा था, यहां पर 2006 में कर दी गई थी शादी की उम्र 18 वर्ष, लेकिन हो ये रहा था कि आईपीसी की धारा 375 ये कहती क्या है कि यदि किसी, मान लीजिए 15 से 18 वर्ष के बीच में किसी की शादी हुई है,
दोनों की शादी हुई है तो उसे मैरिटल रेप नहीं माना जाएगा। उसको शादी के बाद रेप की संज्ञान में मैरिटल रेप, जिसको बोलते हैं हम लोग मैरिटल रेप। देखिए मैरिटल रेप अक्सर आप लोग इस विषय पर, मैरिटल रेप का तात्पर्य ये है कि शादी, देखो आजकल भी ये विषय निकल के आता है कि बहुत सारी लड़कियां या बच्चियां ऐसी होती हैं जिनकी शादी उनके मन मुताबिक नहीं होती है। तो मान लीजिए जो पति हैं तो उन पर यह आरोप लगता है कि जब शादी उनके मन मुताबिक नहीं हुई है, इच्छाओं से नहीं हुई है, तो उसे कहां मैरिटल रेप की श्रेणी में रखा जाए, मैरिटल रेप माना जाए। वो एक बात अलग है, अभी भारत के विषय में ऐसा नहीं हुआ है, सरकार ने अभी ऐसा कुछ नहीं कहा है कि उसको मैरिटल रेप माना जाएगा। लेकिन किसे माना जा सकता है मैरिटल रेप, कि मान लीजिए तो 15 से 18 वर्ष की कोई महिला है, उसकी शादी हो रही है, जबकि यहाँ क्या था 18 वर्ष से कम उम्र पे होगी तो उस शादी को भी गैर कानून घोषित कर दिया जाएगा, साथ में उसको सजा भी हो सकती है। यहाँ ये प्रावधान था। और जब इसी में कॉन्फ्लिक्ट ये क्या था, आईपीसी का सेक्शन 375 ये था कि 15 से 18 वर्ष की जो शादी होगी उसको मैरिटल रेप की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, और यहां ये था कि उसको मैरिटल रेप की श्रेणी में रखा जाएगा। तो यहां भी वही कॉन्ट्रडिक्शन हुआ था जो लगभग मुझे लगता है यहां हो सकता है। मैं अब हुआ क्या, यहां पर ये हुआ 2017 में मामला था ये आपका भारत संघ और इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस भारत संघ का मामला था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए इसी मामले में निर्णय ये दिया कि नहीं, यदि किसी भी महिला की शादी 18 वर्ष से कम उम्र की होती है, मान लीजिए 17 एज पे हो जाती है, तो उसके पति पर उस महिला का मैरिटल रेप करने का आरोप लगेगा, रेप करने का। ये किया गया था इसमें। तो ये संज्ञान जब 2017 में कोर्ट ने सुधारा, तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ लगभग 11 वर्ष लग गए, यहाँ भी वही हो। सरकार को कहीं ना कहीं इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। अब हम देख लेते हैं आखिरकार कि इसका क्रक्स ऑफ लेसन क्या निकल के आता है, आखिरकार जो सुझाव क्या हो सकते हैं, सुझाव, ठीक है, या मैं कहूं निष्कर्ष क्या निकल के आता है। तो हम लिख लेते हैं निष्कर्ष क्या निकल के आता है, या मैं कहूं क्रक्स क्या है, क्रक्स निकल के क्या आता है। तो देखिए जो मेरे हिसाब से जो निष्कर्ष निकल के आता है वो ये है कि महिलाओं की शादी की उम्र को 21 वर्ष कर देना चाहिए। बिल्कुल, अब समय आ गया है कि न्यूनतम शादी की जो उम्र है महिलाओं की 21 वर्ष और लड़कों की जो 24 वर्ष। लड़कों की अभी कितनी है, ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो लड़कों की शादी की उम्र है, ऐसा नहीं लड़कों की उम्र में भी ये विचार करना चाहिए 24 हो या 25 हो। मेरे हिसाब से 24 होगी, 25 तो नहीं होगी। तो बॉयज को लेके 24 हो जानी चाहिए और महिलाओं को लेके या गर्ल्स को लेके कितनी हो जानी चाहिए, 21 वर्ष। अब समय आ गया है, इससे आगे चीजें नहीं जानी चाहिए, बहुत ज्यादा खिंचाव नहीं होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। अब तो इतना तो सरकार समझती है सारी चीजों को, तो और उसने बहुत अच्छा ये वो भी है, ऐसा होना चाहिए। और समाज को भी इसके प्रति जागरूक होकर, चाहे वो महिलाएं हो, समाज हो, परिवार हो, उनको भी साथ देना चाहिए कि नहीं अब ये सब कुछ हो जाना चाहिए। इतने अच्छे सुधारों पर भी हम लोग बार बार विरोध करेंगे तो फिर विरोध बेकार है। प्लस और क्या करना चाहिए, मेरे हिसाब से एक जो पॉइंट होना चाहिए वो कि सरकार को अब गुणवत्तापूर्वक शिक्षा के, यानी कि जो महिलाओं की जो शिक्षा है उसको एकदम गुणवत्तापूर्वक शिक्षा होनी चाहिए, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा पर विचार करना चाहिए। जो गुणवत्तापूर्वक जो शिक्षा है उस पर थोड़ा विचार करना चाहिए, अभी नहीं हो पा रही है, तो सरकार को यहाँ विचार करने की आवश्यकता है कहीं ना कहीं इसको। तो यहाँ बिल्कुल सही है, कोई इश्यू नहीं, लेकिन गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा पर विचार करने की आवश्यकता। जो मेरे हिसाब से एक पॉइंट और निकल के आ सकता है वो हम मान सकते हैं, जो अभी मैंने बताया था, यौन सहमति की जो आयु है, सहमति की आयु, और वहां पर और प्लस उसके अलावा जो शादी की उम्र है उनमें टकराव ना हो, तो ऐसा कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए सरकार को, ये सारी चीजें भी करनी चाहिए। और इसके अलावा हमारा जो एक और पॉइंट जो मेरे हिसाब से निकल के आ सकता है, जो सबसे बड़ा पॉइंट है, वो है कानूनों के क्रियान्वयन, कानूनों के क्रियान्वयन के स्तर पर सुधार, ठीक है, एवं समाज को जागरूक भी करना। इसके साथ देखिए
भारत में कानून बहुत सारे हैं हर चीज के, रेप के लिए कानून है लेकिन फिर भी तो रेप होते हैं, क्योंकि समाज के लोग इतने ज्यादा जागरूक नहीं है। चाहे वो कानून, तो कानूनों के जो क्रियान्वयन है उसको लेकर हमें सोचते रहना चाहिए, सारी चीजें कर लेनी चाहिए। और कहीं ना कहीं और एक जो और पॉइंट निकल के आता है वो ये है, समाज को हमें जागरूक करना होगा। समाज को जागरूक, ये सबसे बड़ा पॉइंट, ये भी ठीक ठाक पॉइंट है, जागरूक करने की जरूरत, समाज को जागरूक करने की जरूरत। देखिए इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, हम देखेंगे। देखिए कारण ये है कि मैं देखूं तो बाकायदा यूएन ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, यूएन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ने 2005 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, और उस रिपोर्ट में क्या कहा था, यूएन ने बाकायदा कहा था, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर कानून थे, फिर भी क्या कहा कि भारत में लगभग 30% जो शादियां होती हैं वो बाल विवाह के रूप में होती हैं। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं हमारा समाज ही कहीं ना कहीं हमारे कानूनों के खिलाफ था। तो हमें सरकार को ये एकदम निचले स्तर पर जाकर लोगों को समझाना होगा, बताना होगा कि आप, ये नहीं है कि आपके शादी करने से केवल आपकी बलाएं टल जाएंगी, नहीं, आपकी ये नहीं है कि आप लड़की को, बल्कि आपको लड़की को धन समझना होगा। लड़की को यही नहीं, सिर्फ यही नहीं कि सारी चीजें, कि हमें लड़की को पढ़ाना होगा, लिखाना होगा, सारी चीजें करनी होंगी। यहीं तक से हम लोगों को ये समझाना होगा कि लड़की कभी कोई बोझ नहीं है जिसकी आप उठाइए और शादी कर दीजिए, ठीक है कि उसको पढ़ाइए लिखाइए और आगे बढ़ाइए। तो कम से कम हमें समाज को बहुत ज्यादा जागरूक करने की जरूरत है। तो यहाँ देखें तो ये यूएन की रिपोर्ट है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे यहाँ कानून बने हुए थे फिर भी लोग खिलाफ थे, तो ये लोगों को समझाने की जरूरत है। तो कम से कम 30% बाल विवाह होते रहे हैं। और मैं यदि जिक्र करूं 2001 की सेंसस की, जब 2001 में भारत में जनगणना हुई, तो उस जनगणना में निकल के आया कि लगभग मान लीजिए आप 6 करोड़, लगभग 6 करोड़ जो बच्चियां हैं उनके प्रति वर्ष बाल विवाह हो रहे थे। ये कितनी बड़ी बात है ये, ठीक है। तो 6 करोड़ महिलाओं के बाल विवाह, ठीक है, 2001 की सेंसस के अनुसार, यानी कि उस वर्ष जो सेंसस के अनुसार जो आंकड़े थे, लगभग जनसंख्या थी 1 करोड़ से थोड़ा सा अधिक थी, तो 100 करोड़ से अधिक, तो लगभग 100 करोड़ जो जनसंख्या थी वो थी 100 करोड़ के आसपास। तो 100 करोड़ में लगभग सीधे 6%। लेकिन ये क्या आंकड़े इतने सही है? नहीं, ये संख्या बहुत ज्यादा थी, ये सरकार के आंकड़े थे, सेंसस के अनुसार 6 करोड़। तो इसमें बहुत सारी कहीं ना कहीं दिक्कतें भी हो जाती हैं, थोड़ी बहुत तो दिक्कतें होती ही हैं, लेकिन ये आंकड़े देखिए तो ये आंकड़े बहुत डरावने हैं। तो इसीलिए मैं तो यही कहूंगा कि जाके हमारी समाज को जागरूक करने की जरूरत है, सारी करने की, ठीक है। और आज के हमारे प्रोग्राम में यही तक, और अगला प्रोग्राम, यदि आपको हमारा प्रोग्राम ऐसे ही पसंद आता रहे तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जाइए और हमें कमेंट करके बताइए ये सारी चीजें, कि ये जो प्रोग्राम है ये हर संडे को एक कहीं ना कहीं जो सामाजिक हितों के जो वीडियोस हैं, जो हमारे समाज से जुड़े हुए जो विषय हैं, हम उन पे कहीं ना कहीं एक वीडियो बनाएंगे हर संडे को। तो आप इस संबंध में हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस सब्जेक्ट्स पे हमें अगले जो संडे हो उस पे किस विषय में वीडियो बनाना चाहिए। सरोकार में आज इतना ही, बाकी इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और लोगों के बीच शेयर करिए, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में हमें ये भी बताइए कि जो आपका अगला टॉपिक होना चाहिए, जो हमारा समाज से जुड़े हुए विषयों का अगला टॉपिक क्या होना चाहिए, जिससे हम लोग जो अगला हम लोगों का टॉपिक होगा उसको आप लोगों के बीच में लेकर आए, ठीक है। धन्यवाद।